Hello and welcome. So, this is the fifth chapter of your syllabus according to the new syllabus, and the name of the chapter is Democratic Resurgence. Now, this chapter, the content of the previous chapter that is modified for this chapter is Crisis of Democratic Order, where we had to study about the national emergency that was imposed in India in 1975. So now this content, the entire content of the chapter is a bit changed और उसमें चेंज ये आया है कि सबसे पहले तो नाम चैप्टर का चेंज किया गया है डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस। डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस का मतलब ये हुआ कि जो 60s का डेकेड था वो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया कि बहुत मुश्किलें इंडिया के सामने खड़ी हो गई थी एंड ऑफ 60s। और ये जो मुश्किलें थी ये कैरी फॉरवर्ड होती हैं 70s में। तो 60 और 70 के दशक में स्पेशली ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 70s देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। और उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से जो जनता थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था। पॉलिटिकल सिस्टम जो था हमारा दैट वाज प्रूवन नॉट बीइंग केपेबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू दोस प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, जो गैप था बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैड इंक्रीज्ड अ लॉट। और इन सब में जो जनता थी उसको ऐसा लग रहा था कि सरकार तो हमारी बात सुन ही नहीं रही है। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? क्या ये वैसी डेमोक्रेसी है जैसा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इमेजिन किया था? क्या ये वैसा ही भारत है जैसा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था या हमने सोचा था? क्या ये वैसा ही भारत है? तो इस माहौल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स इंडिया में शुरू हो गए। स्टूडेंट मूवमेंट थे, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स थे, कास्ट बेस्ड मूवमेंट थे, और उसके बाद फिर आपके मार्क्सिस्ट मूवमेंट जो थे वो भी शुरू हो गए। तो इसमें ये कहा गया कि अब ये जो डेमोक्रेसी थी उसको एक नई मीनिंग देने की, कि ये जो प्रेजेंट सिस्टम था उस समय का वो that was termed as not truly democratic in nature. And then there was a search to redefine this democracy, to resurge this democracy. Okay, so that's why the name of the chapter is Democratic Resurgence. और इस पूरे में कुछ विचारधाराएं जो थी, कुछ पर्सनालिटीज जो थी, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनमें से जयप्रकाश नारायण जी हैं, अबाउट whom आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। और राम मनोहर लोहिया जी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो इन तीनों लोगों के बारे में जो जानकारी है वो ऐड की गई है आपके चैप्टर में। फिर आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूरा पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू स्टडी अबाउट अ फ्यू students and women's and caste upsurges movements during that time. So chapter is quite long, बहुत बड़ा हो गया है ये चैप्टर। इसलिए पहला पार्ट जो ये है ये मैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके, सो जयप्रकाश नारायण इज वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स whom we can कंपेयर विद महात्मा गांधी। तो अगर ट्रू गांधीयन आपको कोई देखना है इंडियन पॉलिटिक्स में तो वो जयप्रकाश नारायण जी उनके बहुत क्लोज जाते हैं। और एक और नाम है विनोबा भावे जी। तो ये लोग जो हैं गांधीयन फिलॉसफी को लेकर पॉलिटिक्स में आगे बढ़े। एक सेल्फलेस पॉलिटिक्स, मतलब जिसमें कि उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, स्वार्थहीन राजनीति जो होती है, जिसमें कि कुर्सी की कोई चाहत ना हो बल्कि चाहत ये हो कि एक सच्चा लोकतंत्र इस्टेब्लिश हो पाए, ट्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पाए। उस तरह की राजनीति जयप्रकाश नारायण जी ने की। तो जयप्रकाश नारायण की अगर हम लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा सा मैंने इनके बारे में याद दिया है। ही इज पॉपुलरली नोन एज लोकनायक। उनको लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। एंड लोकनायक, द हिंदी मीनिंग ऑफ लोकनायक इज पीपल्स लीडर, मतलब कि लोगों के नेता। नायक मीन्स नेता, लोक मतलब लोग, तो लोगों के नेता, तो उनको प्यार से लोकनायक लोग कहा करते थे। और इनकी जो लाइफ रही उसमें हमें 3 क्लियर फेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फेज जब ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और ये मार्क्सिज्म को जैसे उसकी तरफ ये खींचे चले गए। दूसरा इनकी लाइफ का फेज आता है जब ये विनोबा भावे जी के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ते हैं।
तो सर्वोदय मूवमेंट से जुड़े थे, जिसमें भूदान मूवमेंट, अगर आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने सुना जरूर होगा भूदान मूवमेंट के बारे में। तो सर्वोदय मूवमेंट से जुड़ते हैं, और जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट फेज जो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से है, वो तीसरा फेज उनके लाइफ का है, जब वो एक सीधी चुनौती देते हैं इंदिरा गांधी को। ओके, तो ये है 75 की इमरजेंसी के पहले का फेज। ओके, तो ये फेज है 70s की राजनीति का, जब वो सीधी चुनौती देते हैं, और इसको यहाँ पे उन्होंने केवल सीधी चुनौती नहीं दी थी इंदिरा गांधी के रूल को, बट ऑल्सो ही कॉल्ड फॉर टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। ओके, तो ये 3 फेजेस हमको जयप्रकाश नारायण जी की लाइफ में टोटली देखने को मिलते हैं। बिहार को बिलोंग करते थे, छपरा है बिहार में, एक छपरा डिस्ट्रिक्ट, नियर दैट हिज विलेज इज देयर, और वहाँ पे इनका जन्म हुआ, और इनकी वाइफ जो थी उनका नाम था प्रभावती देवी, and she was a disciple of Mahatma Gandhi. So in his early life, he went to US for education. There he got under the influence of Marxism. Marxist क्रांति जो USSR में हुई 1917 में, उसकी सफलता से ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो उसके बाद लेकिन जब वो इंडिया लौट कर आए और महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आए, देन वो फिलोसफी इनको बहुत इन्फ्लुएंस की, एंड ही इज़ नोन, ही पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। कई बार जेल गए ये फ्रीडम स्ट्रगल में। ही इज़ नोन एज द हीरो ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। और आपने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताया था मैंने, CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कांग्रेस के अंदर ही जो लेफ्टिस्ट विंग था, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की थी, जिसमें कि आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये लोग थे, और इनके साथ ही जयप्रकाश नारायण भी थे। ही सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। Then when India became free, and 1947 में जब interim government बनने को चली, first ministry, then Jawaharlal Nehru invited Jayaprakash Narayan to be a member of his cabinet, but following Mahatma Gandhi, उन्होंने कहा कि मेरा किसी पोस्ट में, किसी पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सरकार आप चलाइए करके वो किनारे हट लिए थे। और उसके बाद से 50s में ये विनोबा भावे जी के संपर्क में आए, और विनोबा भावे जी के सर्वोदय मूवमेंट से एसोसिएट हो गए। इसमें भूदान मूवमेंट था, इन विच दे यूज टू आस्क फॉर द दान, लाइक डोनेशन ऑफ द ऑफ लैंड। तो लैंड डोनेशंस लेते थे ये जो रिच जमींदार थे उनसे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी, उनसे लैंड लेके पुअर लोगों को देना। तो इस तरह से इन्होंने सोचा कि जो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस है वो खत्म हो गया। देखिए खत्म होगा। देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो सोशलिस्ट थे टू द कोर, ठीक है। तो उनका मकसद ये था कि गरीब और अमीर के बीच का भेद खत्म हो, और जो पॉलिटिक्स है कंट्री में वो उसके सेंटर में ह्यूमन बींग हो, वो इंसान की जो जो लोग हैं इस कंट्री के, उनके हित में वो पॉलिटिक्स हो, उसके हित के लिए सरकार बने, ठीक है। हो इस वक्त उसका, इस समय जो उस समय की राजनीति थी, हो इसका उल्टा रहा था। जो पॉलिटिक्स था उसमें जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका प्रभुत्व हो गया था, और जो नेता थे उनकी दूरी जनता से बढ़ती जा रही थी। तो ये उनको चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो सर्वोदय मूवमेंट से ये जुड़ गए, और उनको लगा कि उसके थ्रू हम कुछ इस तरह से समाज का उत्थान कर पाएंगे। और उसके बाद फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से ये साइड हो गए, एंड देन ही केम बैक इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द 70s। तो 70s में बहुत बड़ा बिहार और गुजरात मूवमेंट होता है। स्टूडेंट्स ने ये मूवमेंट शुरू किया था, एंड देन द स्टूडेंट्स अप्रोच जयप्रकाश नारायण टू टेक ऑन द लीडरशिप ऑफ द बिहार मूवमेंट। और फिर जयप्रकाश नारायण जी ने उस मूवमेंट की लीडरशिप ली, ये कह के ली कि ये मूवमेंट टोटल रिवोल्यूशन का मूवमेंट बनेगा, जिसमें हम इसमें केवल सत्ता के अगेंस्ट हमारी लड़ाई नहीं है। वी आर नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, and we are not only fighting against the corrupt governments, but we have to bring about a total revolution in all walks of life। और सच्चे रूप में, इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द टर्म, वी हैव टू री एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये था, ठीक है।
तो एक समय ऐसा था कि जयप्रकाश नारायण वर्सेस जेपी वर्सेस इंदिरा, इस तरह से देखा जाता था। पॉपुलरली इनको लोग जेपी कहते थे। तो जेपी वर्सेस इंदिरा ये हो गया था इंडियन राजनीति में। 99 में वेरी लेट ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्न पॉस्थमसली, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। ही इज नोन फॉर थ्री की कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसमें सबसे पहला फाइट अगेंस्ट करप्शन। जितनी भी करप्ट गवर्नमेंट्स थी, स्पेशली बिहार और गुजरात में जो करप्ट गवर्नमेंट्स थी, गुजरात में जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने पूरा सहयोग दिया था। और बिहार में तो इन्होंने जो करप्ट गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए उस मूवमेंट की लीडरशिप एक्सेप्ट की और उसके अगेंस्ट पूरा टेरेड इनका चला। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का मतलब ये हुआ कि समाजवाद जो नीचे के तबके से शुरू हो। ठीक है, तो सामुदायिक समाजवाद की इन्होंने बात की। एंड द चैंपियन ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन अभी हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि क्या है टोटल रिवोल्यूशन। He was the first leader in the post-independence India who undertook a tirade against corruption through the participation of youth, particularly in Gujarat and Bihar. ये अभी मैंने आपको बताया। And he advocated the office of लोकपाल against corruption. लोकपाल का मतलब कि एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसी अथॉरिटी who could look into the corruption cases even against the governments and the political leaders. ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा जिसमें जो किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। यही जो लोकपाल का आंदोलन था, इसमें फिर एक बार एक और आंदोलन होता है, अन्ना मूवमेंट जो था, अन्ना हजारे का मूवमेंट, जिससे कि आम आदमी पार्टी निकल कर आती है। तो वो भी लोकपाल मूवमेंट, एंड दैट वाज आल्सो मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। और उस मूवमेंट के दौरान जब वो अन्ना हजारे का मूवमेंट हो रहा था तो ये जनरेशन जो है उसने शायद जेपी के मूवमेंट को नहीं देखा था। तो लोग बताते हैं कि जो जेपी का मूवमेंट था उसका अगर कोई पैरेलल इंडिया में है तो वो अन्ना हजारे का मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन है। दोनों मूवमेंट का इशू भी सेम था और जिस तरह से वो मूवमेंट चला वो तरीका भी ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म क्या था। इन्होंने 3 लेयर्स ऑफ फेडरेशन की बात की कि देयर विल बी 3 लेयर्स ऑफ फेडरेशन, कम्युनिटी, रीजन और राष्ट्र। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम विलेज लेवल से सेल्फ सफिशिएंसी नहीं अचीव कर पाते हैं, जब तक हम विलेज लेवल से लोगों को जिम्मेदारी का अनुभव और उनको सत्ता में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस नहीं दे पाते हैं। तो ये इन्होंने बात की इस चीज़ की, ये कम्युनिटेरियन सोशलिज्म विच विल बी a stepwise structure involving community, region and the Rashtra, all combining together as an example of true federation. Okay. अब बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। ये टोटल रेवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति का नारा उसी बिहार मूवमेंट के दौरान दिया गया था, जब जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये हमारी फाइट केवल बिहार सरकार को हटाना नहीं है, केवल इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि एक हम संपूर्ण क्रांति लेकर आए in all walks of life. And this was he called for total revolution in 6 areas, specifically moral area, कि आप morally इतने strong होइए कि आप corruption को खुद ही मना कर दीजिए। ठीक है, morally we have to rise above our self interest, कि हम खाली एक अपने स्वार्थ की बात ना करें, हम समाज के हित की बात करें। Cultural, that we have to revive the pride in our own culture. इकोनॉमिक, जिसमें कि द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर शुड डिक्रीज, ये कम होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए इकोनॉमिकली, सबके पास एवरीबडी हैज शुड हैव इनफ टू लिव, टू ईट, टू सर्वाइव ऑन। पॉलिटिकल में उन्होंने जो बात की, पॉलिटिकल में उन्होंने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, वेयर देयर शुड बी अ राइट टू रिकॉल। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को। ही आस्क्ड फॉर द राइट टू रिकॉल। अब राइट टू रिकॉल क्या होता है? राइट टू रिकॉल देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर होता है जिसमें कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया, लेकिन इलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात सुनना बंद कर दिया है, जो यूजुअली आजकल डेमोक्रेसी में होता है
कि 5 साल में एक बार वो हमारे दरवाजे आते हैं, वोट मांगते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं वो और उसके बाद भूल जाते हैं. Okay, so if the representative stops representing you, then you should have a right to recall them, कि आप उनको हटा सकिए, उनके पद से उनको वापस बुला सकिए, that you do not anymore represent us, so you come back. ओके तो ये होना चाहिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज एंड मोहल्ला समिटीज, विलेज और मोहल्ला समिटीज होनी चाहिए और ये लोकल लेवल पे इनको पावर्स दिए जाने चाहिए जिससे कि ये अपने एरिया को मैनेज कर सकें. So the importance of village mohalla samitis in democratic politics has to increase, and his call for ऊपर के लोग to join political struggles for a clean politics in the country. कि जो करप्शन है, ऐसा कहा जाता है कि वो टॉप से डाउन में परकोलेट होता है, तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर के लेवल का करप्शन है उसको खत्म करिए. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई. एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की. द एजुकेशन शुड बी सच दैट इट शुड लीड टू द मॉरल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, दैट दे शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट. उनको कुछ उनके हाथ में हुनर होना चाहिए एजुकेशन के बाद. एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जो पर्यावरण है उसको हम किस तरह से खराब कर रहे हैं उसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा. तो इस तरह की इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन की बात की और इनके स्ट्रगल से गवर्नमेंट इतना घबरा गई कि इमरजेंसी लग गई थी कंट्री में. एंड कैसे लगी थी वो हम लोग आगे चल कर देखेंगे. तो इमरजेंसी के पहले का जो वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इमरजेंसी was the struggle that was being led by JP at that time. ओके ये मान कर चलिए कि इन्होंने इंदिरा गांधी को सीधे टक्कर दी थी और इनकी वजह से, इसके मूवमेंट से इतना इंदिरा गांधी घबरा गई थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई. The essence of transformation according to Jayaprakash Narayan revolves around man who could be the real catalyst of change in India. तो ये जो सरकार है, जो शासन है, उसके सेंटर में ह्यूमन बीइंग है, उसके सेंटर में इंसान है और ये इंसान, ये लोग ही जब साथ में मिलते हैं तो ये किसी क्रांति को ला सकते हैं. These men who make people, the people can bring about change in any country. That was his thinking, that was his call, and that's what he said in his speeches. और अभी इनके बारे में और जो मैं बताऊंगी वो आपको इमरजेंसी के टाइम, जब हम लोग नेशनल इमरजेंसी डिस्कस करेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं तब बताऊंगी और क्योंकि उसका एक कॉन्टेक्स्ट होगा उस समय. अभी जो यहाँ पर है, जो ऐड किया है वो बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी को ऐड किया है आपके सिलेबस में, सो दैट यू कम टू नो दैट व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ हिज पर्सनालिटी जेपी. बहुत बड़ी हस्ती हैं ये इंडियन पॉलिटिक्स की और बहुत अच्छा किया कि इसको सिलेबस में ऐड किया है ताकि बच्चों को पता भी चले. एंड आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू माइट बी हियरिंग दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू आर लिसनिंग अबाउट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम at the age of 16. One of those leaders in India who are counted as one of the greatest leaders India ever had. Okay, so with this I am ending this part. Next part में मैं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में बताऊंगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे. Okay, तो that's all for this video. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.